स्वागत करती हूँ। पिछले लेक्चर में हमने देखा था कि थ्योरीज ऑफ पर्सनालिटी, जिसमें से हमने 2 थ्योरीज को डिस्कस कर लिया था। हमारे पास बची हुई 2 थ्योरीज हैं जिन्हें हम आज डिस्कस करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं। तो जो हमारी फर्स्ट थ्योरी है जो हम अभी डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपकी टाइप थ्योरी, जिसमें से हम सबसे पहले देखेंगे कि शेल्डन ने जो थ्योरी दी है या जो व्यक्तित्व के प्रकार बताए हैं वो कौन कौन से प्रकार हैं। इन्होंने 3 तरह के प्रकार बताए हैं कि व्यक्तियों का जो प्रकार होता है वो ऐसे होते हैं और ऐसे दिखने वाले व्यक्तियों का जो व्यक्तित्व है वो कैसा होता है वो उन्होंने परिभाषित करने की कोशिश की है। तो हम देखते हैं एंडोमॉर्फी, पहला जो है वो है एंडोमॉर्फी, दूसरा है मेसोमॉर्फी, तीसरा है एक्टोमॉर्फी, जिसको हम हिंदी में बोलते हैं गोलाकृति वाले लोग, फिर दूसरा है आयताकृति वाले लोग और जो तीसरा है वो है लंबाकृति वाले लोग। गोलाकृति वाले लोगों को बोला जाता है कि ये थोड़े से हेल्दी होते हैं, मोटे होते हैं, स्वभाव में बहुत ही अच्छे होते हैं, लोगों से अच्छे से बातचीत करते हैं, खाना पीना बहुत पसंद करते हैं और बहुत शांत प्रवृत्ति के होते हैं, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल जाते हैं। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है आयताकृति वाले लोग। आयताकृति वाले लोगों को माना जाता है कि उनकी जो कदकाठी होती है वो नॉर्मल होती है। ये भी लोगों के साथ मिलजुल कर रहते हैं, लेकिन ये थोड़े ऊर्जावान होते हैं, लेकिन ये ज़्यादा लोगों से घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। घुलते मिलते हैं, जितना ये घुलना मिलना पसंद करते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं, इनमें उनकी अपेक्षा थोड़ी सी कमी देखी जाती है। ये लोग ऊर्जावान होते हैं, अपने से मतलब रखते हैं और अपने कामों में व्यस्त रहते हैं। जो आपका तीसरा प्रकार है एक्टोमॉर्फी, जिसको बोलते हैं लंबाकृति वाले लोग, ये लोग लंबे होते हैं, दुबले पतले होते हैं, एकांत प्रिय लोग होते हैं, ज़्यादा लोगों से बात करना पसंद नहीं करते हैं और अपनी निजता में रहते हैं, अपने आप को बहुत प्राइवेसी देते हैं, लोगों से ज़्यादा घुलना मिलना पसंद नहीं करते हैं। ये लोग खुश रहते हैं, जिनकी प्रवृत्ति नॉर्मल होती है, ये खुश भी होते हैं और नॉर्मल बिहेव करते हैं, लेकिन जो ये हैं वो अपने आप को बहुत ही कंट्रोल करके रखते हैं, बहुत ही अपनी जो पर्सनालिटी है उसको बहुत ही छिपा कर रखते हैं, ज़्यादा किसी से बात नहीं करते हैं, निंद्रा को ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा सोना पसंद करते हैं, जल्दी थक जाते हैं, थोड़े आलसी होते हैं। ठीक इसका उल्टा ये ऊर्जावान होते हैं, ये उससे भी कहीं ज़्यादा ऊर्जावान होते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। तो शेल्डन ने ये 3 प्रकार बताए हैं कि जो गोलाकार कृति वाले होते हैं वो कैसे होते हैं, उनका व्यक्तित्व कैसा होता है। फिर आपका जो आयताकृति वाले लोग होते हैं उनका व्यक्तित्व कैसे होता है। फिर उन्होंने बताया कि जो लंबाकृति वाले लोग होते हैं वो कैसे होते हैं। शेल्डन ने इन्हीं 3 टाइप को बताया है कि ऐसे 3 टाइप होते हैं और उन टाइप का जो व्यक्तित्व होता है वो कैसा होता है। अब आइए हम देखते हैं अपना नेक्स्ट जो व्यक्तित्व है या जो प्रकार है, उन्होंने क्या बताया कि कितने टाइप की पर्सनालिटीज हैं जो एग्जिस्ट करती हैं। इन्होंने बोला है कि इनका जो कैटेगराइजेशन है, इन्होंने जो बताया है, हिप्पोक्रेट्स ने बताया कि इनके अनुसार हम पर्सनालिटी को डिफाइन करते हैं। ये शरीर में कुछ ऐसे तत्व होते हैं, उसके अनुसार उसकी अधिकता या उसके कम होने से एक व्यक्ति का व्यक्तित्व निर्धारित होता है कि व्यक्ति कैसा होगा। यदि किसी व्यक्ति के शरीर में रक्त की अधिकता है तो वो आशावादी, उत्साहित और सभी कार्य को करने वाला होगा, समाज की हर चीज़ को एक्सेप्ट करेगा और सारे कामों को आसानी से और उत्साह के साथ करेगा, सबसे बातचीत करता है, खाना पीना पसंद करता है और लोगों के साथ बहुत अच्छे से बिहेव करता है। फिर तो उन्होंने जो सेकंड बताया है वो है पित्त। इनका ये मानना है, हिप्पोक्रेट्स का ये मानना है कि जिस व्यक्ति की प्रवृत्ति पित्त होती है या जिसके शरीर में पित्त की अधिकता होती है वे व्यक्ति चिड़चिड़े होते हैं, दुबले होते हैं, ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करते हैं, उनके शरीर में आलसी प्रवृत्ति के व्यक्ति होते हैं। जो आपका नेक्स्ट है वो है कफ। जिसके शरीर में कफ की अधिकता होती है वो शांत होते हैं, आलसी होते हैं, बहुत ज़्यादा इंट्रोवर्ट टाइप के होते हैं, चुप रहते हैं, लोगों की बातों को सुनते हैं, बोलना कम पसंद करते हैं, कम सामाजिक लोग होते हैं, समाज के साथ ज़्यादा इंटरेक्शन करना पसंद नहीं करते हैं। फिर है आपका काला पित्त। इसको बोलते हैं वो कि हिप्पोक्रेट्स का ये मानना है कि जिसके शरीर में काले पित्त की प्रवृत्ति होती है, काले पित्त की अधिकता होती है, वो
निराशावादी व्यक्ति होते हैं, वो उदास रहते हैं, मोस्टली वो डिप्रेस्ड रहते हैं, उनके सामने कोई भी सिचुएशन आती है तो वो घबरा जाते हैं, वो अपने आप को बहुत ही कमज़ोर महसूस करते हैं, आलसी प्रवृत्ति के होते हैं और अनिंद्रा उनके अंदर समाई हुई होती है। वो सोने की कोशिश करते हैं तो सो नहीं पाते हैं और हमेशा टेंशन और स्ट्रेस में रहते हैं। तो इनका जो प्रकार था, उनका जो प्रकार है वो बांटने का जो तरीका है, उन्होंने बॉडी के कुछ प्रकार जो बताए हैं वो उन्होंने इसके आधार पर बताए हैं कि रक्त के आधार पर, रक्त की अधिकता है तो व्यक्ति कैसा होगा। फिर उन्होंने बोला कि अगर पित्त किसी के शरीर में कैसा होगा तो उसका व्यक्तित्व कैसे होगा। फिर उन्होंने बोला कि कफ अगर किसी व्यक्ति के शरीर में अधिकता है, कफ की अधिकता है तो वो व्यक्ति कैसा होगा। फिर उन्होंने बोला कि जो काला पित्त है उसकी अगर अधिकता है तो व्यक्ति किस प्रकार का होगा। जो हमारा नेक्स्ट है वो है आयुर्वेद के अनुसार। इतने सारे सब ने अपना अपना थ्योरी दी, सब ने बताया कि अगर इस चीज़ की अधिकता है तो ऐसा होगा, या कुछ तरह का प्रकार ले लिया कि मोटा है तो वो कैसा बिहेव करेगा, पतला है तो वो कैसा बिहेव करेगा, अगर एथलीट पर्सनालिटी है तो व्यक्ति कैसा होगा, उत्साहित होगा, शांत होगा, इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। तो वैसे ही हमारे आयुर्वेद में भी व्यक्ति के व्यक्तित्व को परिभाषित करने की कोशिश की और 3 टाइप को बताया। इन्होंने भी जो इनका डिफाइन करने का तरीका है वो भी वात पित्त कफ, इन्होंने बताया कि जो व्यक्ति का व्यक्तित्व होता है वात पित्त और कफ की प्रवृत्ति पर ही निर्भर करता है। तो आयुर्वेद में ये बताया गया है कि जो वात युक्त वाला व्यक्ति होता है वो ऊर्जावान होता है, फिट होता है, लेकिन उसमें अनिद्रा होती है, उनको सोने में प्रॉब्लम होती है। और जो आपका दूसरा पॉइंट है वो है पित्त युक्त, ये गहरी नींद लेने वाले लोग होते हैं, इनको भूख भी बहुत लगती है, ये मध्यम कदकाठी वाले लोग होते हैं, उत्साहित रहते हैं, खुश रहते हैं, लोगों से बातचीत करना पसंद करते हैं। फिर जो आपका नेक्स्ट पॉइंट है वो है कफ युक्त, जिसके अंदर कफ होता है। वो उन लोगों की जो व्यक्तित्व होता है वो आलसी होते हैं, लेकिन वो सामूहिक होते हैं, समूह में रहना पसंद करते हैं, मोटे होते हैं क्योंकि इन्हें खाना पीना भी बहुत पसंद होता है, इनको खाना पसंद होता है, इनको आराम करना पसंद होता है। इसी वजह से ये थोड़े से हेल्दी होते हैं और थोड़े से आलसी भी होते हैं, इनको पसंद नहीं होता है कि इनको कुछ काम करना पड़े। इनका जीवन, इनको लगता है कि बहुत आरामदायक जीवन होना चाहिए, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं होनी चाहिए। तो आपका जो नेक्स्ट है वो है जुंग के अनुसार। जुंग ने 2 ही टाइप बताए हैं, एक है इंट्रोवर्ट टाइप और एक है एक्सट्रोवर्ट टाइप। अगर हम पूरा ओवरऑल देखें तो ऑलमोस्ट सबका जो कैटेगराइजेशन है वो मिलता जुलता है। किसी ने नाम इंट्रोवर्ट रख दिया तो किसी ने गोलाकृति रख दिया, किसी ने एक्सट्रोवर्ट रख दिया तो किसी ने लंबाकृति रख दिया। ऑलमोस्ट ये सारे कैटेगराइजेशन अगर हम देखते हैं तो ये सब आपस में मिलते जुलते हुए लगते हैं, तो बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं होगा। और आप कोशिश कीजिएगा कि हिंदी और इंग्लिश दोनों नाम याद कीजिएगा, क्योंकि जो इंग्लिश नेम होता है वो एग्जैक्ट वही नेम है, लेकिन हिंदी में उसको ट्रांसलेट करने में कभी कभी नाम आपका एग्जाम में आगे पीछे हो सकता है। तो इसीलिए जो आपका लास्ट कैटेगराइजेशन है वो है जुंग का, जो कि है अंतर्मुखी और बाह्यमुखी, इंट्रोवर्ट और एक्सट्रोवर्ट। इंट्रोवर्ट का मतलब होता है कि अंतर्मुखी व्यक्ति जो ज़्यादा लोगों से बातचीत करना पसंद नहीं करता है, शांत रहता है, अपने आप में रहता है, अपनी प्राइवेसी को बहुत इंपॉर्टेंस देता है, लोगों के साथ जल्दी घुल मिल नहीं पाता है, सिंपल शांत प्रवृत्ति के लोग होते हैं। ये लोग थोड़े आलसी भी होते हैं। और आपका जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं बहुत उत्साहित होते हैं, बहुत आशावादी होते हैं, सामूहिक होते हैं, सामाजिक व्यक्ति होते हैं, लोगों से बहुत ज़्यादा बातचीत करना पसंद करते हैं और हमेशा ऊर्जावान महसूस करते हैं। तो ये है आपकी जो टाइप थ्योरी है, उसमें इतने लोगों ने इसको डिफाइन करने की कोशिश की, पर्सनालिटी को कैटेगराइज करने की कोशिश की कि एक व्यक्ति का जो टाइप है वो ऐसा ऐसा हो सकता है, अगर उसके अंदर ये चीज़ है तो वो ऐसा होगा, अगर उसके अंदर ये चीज़ है तो ऐसा होगा, इंट्रोवर्ट होगा या एक्सट्रोवर्ट होगा। बस आपको इतना ही पढ़ना है। तो आइए अब हम देखते हैं आप ना नेक्स्ट जो थ्योरी है वो थ्योरी आपकी है अधिकता
अधिगम का सिद्धांत, लर्निंग थ्योरी, ये सबसे इम्पॉर्टेंट है और बहुत इजी भी है। जैसे कि हम देख सकते हैं लर्निंग थ्योरी का मतलब ही होता है लर्न करना, धीरे 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 सीखना। जो हमारी लर्निंग थ्योरी है वो दी है मैस्लो ने। मैस्लो के अनुसार जब एक बच्चा जन्म लेता है तो वो धीरे धीरे जो उसके सामने सिचुएशंस आती जाती हैं, हमारे आसपास की जो परिस्थितियां होती हैं, वो उस बच्चे के व्यक्तित्व के विकास में सहायक होती हैं। उसको अच्छा या बुरा बनाने का जो काम है वो आपके आसपास की परिस्थितियां करती हैं, सामाजिक परिस्थितियां करती हैं। जो वातावरण उसके आसपास का है वो परिस्थितियां उसको आगे उसके व्यक्तित्व का कैसा विकास होगा ये उस पर डिपेंड करता है। तो जो ये थ्योरी है वो दी है आपकी मैस्लो ने। अधिगम थ्योरी किसने दी है? मैस्लो ने दी है। ये बहुत ही सिंपल थ्योरी है और बहुत आसानी से याद की जा सकती है, इसमें कुछ याद करने जैसा है नहीं। मैस्लो ने अपने सिद्धांत को समझाने के लिए एक पिरामिड दिया है जिसमें उन्होंने ये बोला है कि मनुष्य की ये नीड्स होती हैं जिनको पूरा करने में उसको कुछ सामाजिक परिस्थितियों को फेस करना पड़ता है और उन्हीं सामाजिक परिस्थितियों के हिसाब से धीरे धीरे उसकी जो पर्सनालिटी है वो डेवलप होती है। तो उन्होंने अपने पिरामिड में 5 चीज़ों को रखा है कि जो सेल्फ नीड है, एसेंशियल नीड्स हैं, साइकोलॉजिकल नीड्स हैं, सेफ्टी नीड्स हैं और फिजिकल नीड्स हैं। तो इसको हम 3 भागों में डिवाइड करेंगे, जिसमें से आपका होगा सेल्फ फुलफिलमेंट, फिर होगा आपका साइकोलॉजिकल नीड्स और फिर ये होंगी आपकी बेसिक नीड्स। बेसिक नीड्स में इन्होंने रखा है कि सेफ्टी नीड्स को और फिजिकल नीड्स को। इनका ये मानना है कि जब हमारी जो बेसिक नीड्स होती हैं, जैसे कि हम खाना कैसे खाएंगे, हमारा व्यवसाय क्या होगा, हम व्यवसाय कैसे करेंगे, रोटी कपड़ा और मकान जिसको हम बोलते हैं, ये हमारी बेसिक नीड होती है जो कि आपकी आती है फिजिकल नीड में। और उसके बाद जो हमने कमाया है उसको हम सेफ कैसे करेंगे, हम अपनी चीज़ों को कैसे सेफली रखेंगे, ये आपका आता है सेफ्टी नीड्स में, जो कि इन दोनों पॉइंट्स को मिला के आपका बनता है बेसिक नीड्स। फिर हम इन दोनों पॉइंट्स को एक साथ रखेंगे जिसमें आपका एसेंशियल नीड्स और आपका आता है साइकोलॉजिकल नीड्स। साइकोलॉजिकल नीड्स को हम बोलते हैं कि लव और अफेक्शन, जिसमें हमारे इतने सारे काम होने के बाद हम ये देखते हैं कि इतना सब हमने कर लिया, अब हमारे जो पर्सनल रिलेशन है वो कैसे हैं, वो हमारे ऊपर क्या असर डालते हैं। अगर आपकी पर्सनल रिलेशन अच्छे हैं तो आपके व्यक्तित्व का अच्छा विकास होगा। अगर आपका पर्सनल रिलेशन आपकी फैमिली के साथ अच्छा नहीं है, आपके आसपास प्यार करने वाले लोग नहीं हैं, अच्छे लोग नहीं हैं, तो डेफिनेटली आपकी पर्सनालिटी का विकास अच्छे से नहीं होगा, आप अच्छे से नहीं सीखेंगे। फिर आपका आता है सेल्फ नीड को बोलते हैं सेल्फ फुलफिलमेंट। इसका मतलब ये होता है कि इतना सब हमने कर लिया, उसके बाद हमें खुद को भी अप्रिशिएट करना है। अगर हम किसी काम को करते हैं और उसमें सफल होते हैं तो ये होता है सेल्फ फुलफिलमेंट कि हाँ, हमने आज ये काम किया तो हमें बहुत खुशी मिली। ये भी आपकी पर्सनालिटी को सीखने में, ग्रूम करने में काम आता है। तो मैस्लो ने अपना ये पिरामिड दिया जिसमें उन्होंने ये 3 चीज़ें बताई कि आपकी बेसिक नीड होती हैं, आपकी साइकोलॉजिकल नीड्स होती हैं, आपका सेल्फ फुलफिलमेंट होता है। इन्हीं परिस्थितियों में हम धीरे धीरे सीखते हैं और सीखते हुए अपनी पर्सनालिटी का विकास करते हैं। तो आज के लिए बस इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।